मुंबई कांग्रेस के ओर से आज जो कांग्रेस स्थापना दिवस यहाँ पर जो मना रहे हैं उसमें मुझे आने का मौका मिला और खासकर जिस भूमि पर कांग्रेस की स्थापना हुई और मुंबई के वजह से आज जो संगठन बनी थी कांग्रेस की, उन्होंने देश को आज़ादी दिलाई। इसीलिए मैं आप तमाम लोगों को धन्यवाद देता हूं, क्योंकि आप उस जमीन पर बैठे हैं जो जमीन पर हमारे स्वातंत्र्य योद्धा, फ्रीडम फाइटर्स ब्रिटिशों के खिलाफ लड़के हमको जो आज़ादी दिलाई, वो मैं ये कहूँगा कि उसका सारा क्रेडिट ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ के लोगों को जाता है। और इस मंच पर बैठे हुए ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी केसी वेणुगोपाल जी, एच.के. पाटिल जी, नाना पटोले जी और हमारे भाई जगताप जी और पृथ्वीराज चौहान जी, अशोक चौहान जी, इमरान प्रतापगढ़ जी और नासिर हुसैन जी, देन वर्षा गायकवाड़ जी, असलम शेख जी, अमीन पटेल जी, जिशान सिद्दीकी जी, सप्पल जी और श्रीमान बाबा सिद्दीकी जी और हंडूरे साहब और भी बहुत से नेता इस मंच पर बैठे हैं। और समय बहुत हुआ है और मैं ज़्यादा वक्त नाम लेने के बजाय मैं आपको दो चार शब्द में अपनी बातें कहकर इस दिन का महत्व क्या है और देश के लिए कांग्रेस कितना महत्वपूर्ण है और कांग्रेस संगठन इसकी कितनी जरूरत है आज के दिन, ये मैं आपको बताना चाहता हूं। ये मुंबई रीजनल पार्टी की ओर से आज यहां पर जो एक इस ऐतिहासिक नगर में आए हैं, उनके माध्यम से मैं देश के सभी लोगों को एक संदेश देना चाहता हूं। मैं देश के लोगों से कहना चाहता हूं, युवाओं से कहना चाहता हूं, हमारे महिलाओं से कहना चाहता हूं, जो दीन दलित शोषित पिछड़े वर्ग के लोग हैं, अल्पसंख्यक के वर्ग जो लोग हैं, उन सबको एक ही संदेश हमारा होगा, वो ये है कि यहाँ के सभी लोग मिलकर इस देश के लोकतंत्र को बचाना है, इस देश के संविधान को बचाना है। ये हमारा मेन कर्तव्य है, ये अपना कर्तव्य है। अगर इसको नहीं बचाएंगे तो ये बीजेपी के लोग, आरएसएस के लोग और मोदी जी इस देश को पूरा बर्बाद करके, लोकतंत्र को खत्म करके वो डिक्टेटरशिप के तरफ जाने की कोशिश करेंगे। उनको अगर उसको रोकना है, उसको ठहरा करना है, तो आपकी मदद हमको चाहिए। अगर आप मदद नहीं करेंगे तो देश में लोकतंत्र खतरे में होगा, संविधान खतरे में होगा। आज हम बात जो कर रहे हैं
आज इस देश में संविधान है, अभी अस्तित्व में है, इसीलिए हम ये बात कर रहे हैं। अगर संविधान ही अस्तित्व में नहीं होगा, लोकतंत्र ही अगर नहीं होगा, तो किनसे बात करेंगे? आपको तो मालूम है कि अगर कोई एक अच्छे विचारधारा रखकर बात करता है, उसके खिलाफ बीजेपी सरकार एक्शन लेती है, और जो अपने खुलकर अपने विचार को बताता है, उसके ऊपर भी एक्शन लेते हैं। और जो लोग, गरीब लोग आज खाने के लिए तरस रहे हैं, उनको रोजगार, रोटी, आज इसकी भी रोज पर रोज तबाही हो रही है। महंगाई इतनी बढ़ रही है, बहुत लोगों को मालूम नहीं होगा, और मोदी भी यही समझते हैं कि भाई चलो मैं 80 करोड़ जनता को मुफ्त में राइस दूंगा। कहां से दे रहे भाई? अरे ये राइस और आज जो फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत जनता को जो मिल रहा है, ये तो कांग्रेस की देन है। इससे पहले हमारे देश के लोग बाहर से अनाज मंगाते थे, उसीलिए तो राशन दुकान खुले हैं इस देश में, नहीं तो राशन दुकान नहीं रहते थे। अगर अनाज ज्यादा पैदावार होता, अगर अनाज का भंडार पहले से रहता, तो लोगों की राशन की दुकान की जरूरत नहीं होती, फूड सिक्योरिटी एक्ट की जरूरत नहीं होती। और आज मैं 80 करोड़ को फ्री दे रहा हूं, फ्री दे रहा हूं, 5 केजी कितना दे रहा हूं, जो ढिंडोरा पीट रहे हैं। और ये दिसंबर से लेकर आगे दिसंबर तक, और दिसंबर से लेकर मई के चुनाव तक, उसके बाद में वो बोलेंगे बहुत दिन हो गए आपको फ्री में दे रहे हैं, इसके बाद बंद। इस देश में ये जो लोग भूखे मरते थे, उनको खाना खिलाने के लिए, अन्न का उत्पादन करने के लिए किसने कोशिश की? ग्रीन रेवोल्यूशन किसने लाया? हरी क्रांति किसने लाई? व्हाइट रेवोल्यूशन किसने लाया? ये सब कांग्रेस की देन है। फिर भी बार बार हमको बीजेपी के लोग और मोदी जी भी हमेशा पार्लियामेंट के बाहर में, चुनाव में यही बात कहते हैं, 70 साल में कांग्रेस क्या किया। अरे 70 साल में अगर हम कुछ नहीं करते, तो मोदी साहब आज इस देश के प्रधानमंत्री होकर वहां पर बैठ नहीं सकते थे। अगर आज बैठे हैं, तो ये लोकतंत्र हमने जो बचाया है, संविधान हम जो बचाया है, उसके वजह से आप प्रधानमंत्री होकर हर जगह हेलीकॉप्टर में फिर रहे हो, स्पेशल फ्लाइट में फिर रहे हो, और आप कहीं भी जाते हो तो 200, 300 गाड़ियां आपके पीछे आते हैं। पिछले कोई प्राइम मिनिस्टर इतने गाड़ियां लेके नहीं घूमते थे, लेकिन ये प्राइम मिनिस्टर जब निकलते हैं तो आधा घंटा पहले रास्ता बंद होता है, फिर उनके पीछे 20, 25, 30 गाड़ियां बुलेट प्रूफ निकलते हैं। और बाद में जब कभी ऐसा इलेक्शन का मौका आता है, मैं देखा गुजरात में भी, शायद प्रतापगढ़ी भी वहाँ बहुत थे, और हमारे यूथ लीडर, हाँ कन्हैया कुमार जी, वो गए क्या? कन्हैया कुमार भी थे। मालूम है हर जगह मोदी जी यही करते थे, मैं एक गरीब हूं, मैं इस गुजरात का हूं, और गुजरात के लिए, गुजरात के बच्चे के लिए, गुजरात के पुत्र के लिए, सुपुत्र के लिए, वो जितने भी एडजेक्टिव्स है लगाकर वोट पूछे। अरे एक प्रधानमंत्री हो, प्रधानमंत्री को सबने, देश के सभी लोगों ने चुना है,
सिर्फ गुजरात के ही नहीं, अरे कांग्रेस पार्टी ने तो गुजरात के सुपुत्र को राष्ट्रपिता मानकर सर पे रख लेते हैं। चाहे आप हाईकोर्ट में जाओ, सुप्रीम कोर्ट में जाओ, किसी ऑफिस में जाओ, उनके सर के ऊपर, या हम कभी भी पार्टी के अंदर बैठते हैं या कभी भी कोई ऑफिस मंत्री होता है, उसके पीछे और उसके सर पे कौन सा फोटो होता है? महात्मा गांधी जी का फोटो होता है। वो कहां के हैं? वो भी गुजरात के हैं ना। तो हम तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी से लेकर पूज्य महात्मा गांधी जी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, मौलाना आजाद, डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर, महात्मा फुले, ऐसे सभी की हम पूजा करते हैं। इनके पास सब सेलेक्टिव, जैसा वक्त आया वैसा करेंगे। पानी तेरा रंग कैसा, जो डाले वैसा। पानी तेरा रंग कैसा बोले तो जिसमें डाले वो, लाल आया लाल डाले, पीला आया पीला डाले तो पीला हो जाता है। ऐसा इनका रंग है। कहीं जाओ वो बोलेंगे आज बाबा साहब को नमन करता हूं, कहीं जाएंगे फुले जी को नमस्कार करता हूं, कहीं जाएंगे कबीर को। क्यों? सब ये वोटों के लिए। मैं पूछता हूं मोदी साहब, आरएसएस के लोगों को भी ये पूछना चाहता हूं, बीजेपी के लोगों को भी मैं ये पूछना चाहता हूं, 10 साल पहले कभी आपके ऑफिस में बाबा साहब की फोटो थी, फुले की फोटो थी, महात्मा गांधी की फोटो थी? जवाहरलाल नेहरू की तो छोड़िए, उन्होंने तो जवाहरलाल नेहरू जी के खिलाफ है। सुभाष चंद्र बोस की तो फोटो थी नहीं। फोटोआं उस वक्त लगते हैं जब वोट चाहिए। तो इसलिए आपकी यह जिम्मेदारी होती है कि इस देश को बचाने के लिए, लोगों को ताकत देने के लिए, संविधान की रक्षा करने के लिए आप मजबूत होकर खड़े होना चाहिए। क्योंकि यह पार्टी की स्थापना यहीं से शुरू है और आप लोग अगर हिफाजत नहीं करेंगे, आप लोग अगर पीछे हटेंगे तो इस देश में सेक्युलरिज्म खत्म होगा, बात करने का बंद होगा, लिखने का बंद होगा। और जितने भी राइटर्स आज उधर से लिख रहे उनका भी बंद होगा। एक तो जो प्रोग्रेसिव राइटर्स हैं, जो देश के बारे में लिखते हैं, जो अच्छे विचारों के बारे में लिखते हैं, साइंटिफिक विचारधारा पे चलते हैं, उनका तो एक और है। लेकिन जो उनके साथ रहकर जो लिखने वाले हैं, उनको भी आज ना कल वो मोदी बंद करेंगे, क्योंकि वो नहीं चाहते खुले विचार से। इसीलिए तो आडवाणी जैसे जो उनके पार्टी के नेता थे, वो उनको सामने आए तो भी प्रधानमंत्री नहीं देखते। बहुत बार मैं देखा हूं पार्लियामेंट में, जब आडवाणी साहब ये फूल चढ़ाने के लिए, जो महापुरुष हमारे जिनकी फोटोआं सेंट्रल हॉल में लगी है, उन फोटोओं को जब पुष्पार्पण करते हैं, उस वक्त उन्होंने मोदी जी आडवाणी को देखते भी नहीं थे, मुरली मनोहर जोशी को भी नहीं देखते थे। अरे अपने ही लोगों को वो देखते नहीं। जब पावर में आने के बाद, अब पूरा पावरफुल बनने के बाद, उन लोगों को क्या देखेंगे जो पिछड़े, गरीब, अल्पसंख्यक, इनको कभी देखेंगे नहीं। बात करते जाएंगे उनकी, लेकिन उनको कोई हक नहीं देंगे। इसलिए आप ये बात ध्यान में रखना चाहिए। और अनएम्प्लॉयमेंट, आपको मालूम, नौकरियां तो बहुत देने की बात की। अगर मुझे प्रधानमंत्री बनाएंगे तो हर साल 2 करोड़ नौकरियां मैं दूंगा, ये उन्होंने कहा। बाहर से पैसा लाके हर एक के जेब में 15-15 लाख मैं डालूंगा, ये बोले या नहीं बोले? आप भूल गए शायद, बोले। 2 करोड़ नौकरियां मुंबई तो मिले होंगे, क्योंकि यहां बीजेपी की सरकार है, क्योंकि जिनका जनता का समर्थन नहीं,
वो सरकार यहां आके बैठी है। हमारे लोगों को खरीद फरोख्त करके ये नया सरकार बना ली। ये चोरी से ये सरकार हो गई है। हमारे एमएलए को चोरी किए और चोरी करके ये सरकार बन गई। उसूलों पे नहीं बनी। ये सरकार जो बनी है अधिकार के लिए, और केंद्र सरकार ने अपना पूरा जोर इसको लगाया। क्या कि सबको या ईडी केस डालना, सीबीआई का लगाना, सीबीसी का लगाना, फॉल्स एफआईआर डालना, ऐसे डाल कर लोगों को तंग किए। तंग करके अब अपने कब्जे में उनको लिए, लेकर बाद में बोले कि देखो आपके ऊपर ये केसेस है, आप हमारे साथ रहेंगे तो ये केस छूट जाएगा, अगर नहीं रहेंगे आपको फिर अंदर जाना पड़ेगा। तो आज क्या हो रहा है, जितने भी लोगों के ऊपर केस थे, जिन लोगों ने हमेशा किसी ना किसी वजह से पकड़े गए थे, उन सबको उन्होंने ले लिया। और बीजेपी के पास एक बहुत बड़ा वॉशिंग मशीन है, बहुत बड़ा, जिस वॉशिंग मशीन में अगर डाल दिए तो जो भी कलंक होता वो धो जाता है। इतना बड़ा वॉशिंग मशीन शाहजी ने खरीदा है, उसमें ये लोगों को डालते ही वहां क्लीन हो जाते हैं और वो हमारे पास आते ही कलंकित बनते हैं। ये उनकी चाल है। ऐसा डराने से अगर आप डरेंगे तो जमहूरियत को आप नहीं टिकाएंगे। जमहूरियत को टिकाना है तो आप सब लोगों को लड़ना होगा, चाहे कैसा भी वक्त हो, हम आगे बढ़ना होगा। तो इसीलिए मैं आप तमाम लोगों से यही कहूंगा कि ये झूठ बोलने वालों की सरकार है केंद्र में। अब यहां आके भी वो बोलेंगे कि डबल इंजन सरकार है, ये तो भूलेंगे नहीं उन्होंने। हर जगह जब जाते हैं, यूपी में जाते हैं डबल इंजन की सरकार बोलते हैं, जब और कहीं बीजेपी की सरकार होती है डबल इंजन की सरकार। अरे डबल इंजन की सरकार तो रहो या ट्रिपल इंजन की रहो और 4 बोगी ज्यादा लगा लो, लेकिन जनहित में क्या काम कर रहे वो कहिए। आपने नौकरी देने का वायदा किया था ना। देखिए मैं बोलता हूं, ये मेरा नहीं, ये आप निकाल कर देखिए। राज्यसभा में जो हमारे सदस्य प्रश्न डालते हैं उसके उत्तर में जो आंकड़े मिले हैं मैं आपके सामने रखूंगा, लेकिन वक्त की कमी होने के वजह से वो आंकड़े मैं फिर बाद में बताऊंगा, लेकिन जो मोटे आंकड़े हैं मैं आपको दूंगा। उन्होंने सरकारी इलाके में, पुलिस में, शिक्षण क्षेत्र में, मिलिट्री में, पैरामिलिट्री में और सीआरएफ में अब 30 लाख वैकेंसीज हैं। कितने? 30 लाख वैकेंसीज। फिर मोदी साहब 30 लाख वैकेंसीज क्यों नहीं भर रहे, मैं पूछना चाहता हूं। लेकिन उसके तरफ उनका ध्यान नहीं, क्योंकि 30 लाख वैकेंसीज अगर वो भरे उसमें से 60% गरीबों के बच्चे आएंगे, रिजर्वेशन में जाएंगे, रिजर्वेशन को बच्चों को नौकरियां मिलेंगे और बाकी गरीब बच्चों को मिलेंगे। इसलिए वो नहीं चाहते कि वो 30 लाख वैकेंसीज भरे। अब क्या कर रहे, किस्तों में भर रहे। 71,000 वैकेंसीज भर के मोदी साहब सर्टिफिकेट बांट रहे। मैं देखा, आप लोग देखे या नहीं, टीवी में है, वो सर्टिफिकेट दे रहे। अरे भाई सर्टिफिकेट तो वहां पर जो अपॉइंटमेंट की ऑर्डर को
अंडर सेक्रेटरी साइन करता है, प्राइम मिनिस्टर साइन नहीं करता। उसके हाथ से आप दे रहे हो अपॉइंटमेंट ऑर्डर, वो भी किसके? वो तो गवर्नमेंट सर्वेंट, वो तो जो सर्विस में 30 लाख वैकेंसी खाली है उसमें से 71,000 आप दे रहे हैं। लेकिन आपके नौकरी किधर गए भाई? 2 करोड़, और 9 साल हो गए 18 करोड़। 18 करोड़ नौकरियां कहां गए? एक तरफ 30 लाख सरकारी नौकरियां भर्ती नहीं कर रहे, दूसरे तरफ आपने जो वायदा किया था वो तो और ही बच गए हो। तो ये है झूठों का, झूठ बोलते बोलते जा रहे हैं। मराठी में बोलते ना, खोटा बोला पण रेटून बोला। खोटं बोला ते सांगतात, तर शहासाहेब सांगतात, बाजूलाच असतात ना, ते सांगतात. काय सांगायचं? मोदी असं जर विचारलं, नाही लास्ट आम्ही गेल्या वेळेला सांगितलं होतं 2 कोटी नोकरी देतो म्हणून, 15 लाख. आता काय सांगायचं? काय असं जुमलं असतंय साहेब, सांगत जावा. खोटं असलं तरी रेटून सांगायचं, तर सगळं काय असं ह्यांचं चाललंय. अगर त्यांना पुन्हा संधी दिला तर खरोखरच तुम्ही देशाच्या युवकाबद्दल, इथल्या महिलाबद्दल तुम्ही फार मोठं अपराध करत आहेत असं मी सांगणार. तुम्हाला जर देश वाचवायचा असेल, यंगर जनरेशनला वाचवायचं असेल, साऱ्या स्त्रियांना त्यांना जे हक्क मिळालेले आहे, बाबासाहेब आंबेडकरनी संविधानमध्ये जे हक्क दिलेलं आहे ते वाचवायचं असेल तर तुम्ही ह्या लोकांना पळवून टाकवा. ह्या लोकांना जर तुम्ही पळवलं नाही, तुम्ही खाली जाता, त्यांनी दाबून ठेवत है. तो इसीलिए मेरा कहना यही है कि ये दबाते रहेंगे, तो मेरा कहना यही है वो दबाने दो, कितने भी दबाने दो, लेकिन आज हमारी पार्टी मजबूती के साथ खड़ी हुई है. और खासकर राहुल गांधी जी कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक यात्रा कर रहे हैं, भारत जोड़ो यात्रा. अब तक दिल्ली पहुंचे हैं और दिल्ली के बाद कश्मीर बहुत नजदीक है. 26 जनवरी को वहां पर तिरंगा झंडा वो फैलाएंगे और ये संकल्प है, ये काम कर रहे हैं. बताओ कौन? ये भारत जोड़ो यात्रा सिर्फ हमारे लिए नहीं है, कांग्रेस पार्टी के लिए नहीं है. जो नफरत का एक माहौल देश में बन रहा है, उस नफरत को हटाने के लिए ये कोशिश हमारी हो रही है. धर्म धर्म में जो झगड़ा लगा रहे हैं, सबको कुचलने की कोशिश कर रहे हैं, इसके लिए हम लड़ रहे हैं. राहुल जी लड़ रहे हैं और राहुल जी आज एक माहौल तैयार की है. वो माहौल तैयार होने के वजह से ही बीजेपी आज डर गई है, डर के हर जगह कह रही है. एक नोटिस दे दो राहुल जी को कि कोरोना है, इसमें कोरोना में ऐसे प्रोसेशन नहीं करना चाहिए, वो करना नहीं चाहिए, ये कह रहे हैं. अरे भाई, मोदी जी तो हर जगह जाके बड़े बड़े भाषण कर रहे हैं. त्रिपुरा में भाषण करे बगैर मास्क का, पार्लियामेंट में तो उन्होंने मास्क लगाया, लेकिन किसी शादी में देखा मैं उनको, वहां मास्क नहीं था उनके मुंह. दिल्ली में ना, तो आप भी गए थे शायद वहां, तो दिल्ली में किसी शादी में गए, वहां पर मास्क ही नहीं है, लेकिन पार्लियामेंट में आए दिखाने के लिए सबको. मेरे भी आश्चर्य हुआ. मैं जब बैठा, सभी बीजेपी के लोग उनके पीछे जितने भी बैठे थे मास्क पहन के बैठे थे, और बाकी के लोगों को पता ही नहीं था आज मास्क पहनने का दिन है. आज मास्क पहनने का दिन है, ये किसी को पता ही नहीं लगा. तो बाद में हमने पूछा ये क्या है? नहीं, आज से
ये संकल्प लिए हैं कि हम मास्क पहन के फिरेंगे। ये मास्क जो पहन रहे हैं ये राहुल गांधी जी के भारत जोड़ो यात्रा रोकने के लिए, लेकिन हम रुकने वाले नहीं, हम ठोकने वाले हैं। हम ऐसे चीजों को मुकाबला करते आगे जाएंगे, हम आगे बढ़ेंगे। हम किसी से डरने वाले नहीं हैं, हम उनको डरेंगे जो जनता, अगर हमसे भूल हो गई जनता से माफी मांगेंगे, लेकिन जो लोग इस देश में हमारे लोगों के साथ नहीं है, लोगों के लिए मदद नहीं की है, ऐसे लोगों को हम डरने की आवश्यकता नहीं है। इसीलिए एक संदेश हमारे पार्टी का है, और हमेशा राहुल गांधी भी कहते हैं, सोनिया गांधी जी भी कहते हैं, और हम भी कहते हैं, डरो मत। अगर डर गए तो फिसल गए, क्योंकि कोई आदमी डरता है तो अपना लक्ष्य पूरा नहीं कर पाता। अपना लक्ष्य पूरा करना है तो आप डरो मत, कुछ भी होने दो, आगे बढ़ने की कोशिश करो। आप लोकतंत्र के लिए लड़ रहे हैं, संविधान के लिए लड़ रहे हैं, महिलाओं के लिए लड़ रहे हैं, युवकों के लिए लड़ रहे हो, बेरोजगारी के खिलाफ लड़ रहे हैं, इन्फ्लेशन के खिलाफ लड़ रहे हैं। इसीलिए आपको डरने की आवश्यकता नहीं, हम आपके साथ हैं। और आज मुझे यहाँ पर जो इस कांग्रेस स्थापना दिवस जो 28 दिसंबर को हो रहा है, मैं सुबह कांग्रेस ऑफिस में ये दिन वहाँ पर मना के इसलिए यहाँ आया। तो इसीलिए आप तमाम लोगों को मैं धन्यवाद देता हूँ, और खासकर महाराष्ट्र के जितने भी नेता हैं वो एकजुट होकर काम करके कांग्रेस पार्टी को पुनः एक बड़ी ताकत देंगे। मैं विश्वास के साथ कहता हूँ, छोटे मोटे कुछ भी आपके पास मतभेद हो सकते हैं, लेकिन देश के लिए वो मतभेद भूल जाओ, महाराष्ट्र के लोगों के लिए भूल जाओ, और सबके लिए भूलकर एक होकर काम करो। कांग्रेस आएगी, जरूर आएगी। इतना कहते हुए मेरे बात को समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय हिंद। आज कांग्रेस पार्टी का 138वां स्थापना दिवस है। आप सबको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपकी और हमारी यात्रा मंगलमय हो, क्योंकि हम सब मिलकर एक डगर पर चल रहे हैं। आप अपना काम कर रहे हैं, हम अपना काम कर रहे हैं, ये सहयोग बना रहे। एक बहुत गंभीर विषय है जिस पर हम आज आपको परेशान कर रहे हैं। भारत जोड़ो यात्रा 108 दिन समाप्त करके अभी एक ब्रेक पर चल रही है। यात्रा में खलल डालने की कोशिश, परेशान करने की कोशिश, उसको बदनाम करने की चेष्टा भारतीय जनता पार्टी द्वारा और उनके सहयोगियों द्वारा लगातार की जा रही है। थोड़ा बहुत राजनीति में खिंचाई एक दूसरे की करते हैं, उसमें कोई आपत्ति नहीं होती, लेकिन गंभीर तब हो जाता है जब सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े हो जाते हैं। एक नहीं, दो नहीं, 3, 4 ऐसे उदाहरण हैं जिसमें हम सबको अब चिंता है कि इनकी मंशा क्या है। हमारे लोकप्रिय नेता राहुल गांधी की सुरक्षा, और खास तौर पे एक ऐसी पार्टी जिसने 2 प्रधानमंत्री गंवाए हों, चिंता जायज हो जाती है। अभी हम आपको एक पहले वीडियो दिखाएंगे। ये दिल्ली का वीडियो है, 108वें दिन का वीडियो है। आप खुद चिंतित हो जाएंगे, एक नागरिक के तौर से आप चिंतित हो जाएंगे। उसमें किसी की पार्टी का सदस्य होना आवश्यक नहीं होता, ये किसी के भी साथ हो तो चिंतित करने वाला विषय है। आप वीडियो जरा दिखाएं। एक बार भी कराई थी 23 तारीख को सोहना सिटी पुलिस स्टेशन में। उस पर मैं इनको बाद में बोलूंगा कि आपको और खुलासा करें उसके विषय में। आज एक पत्र हमारे महासचिव संगठन श्री केसी वेणुगोपाल जी ने माननीय गृह मंत्री को लिखा है। वो पत्र विनीत जी अभी आपको मोबाइल पे भेज रहे हैं, जिसमें उन्होंने उनका ध्यान आकर्षित किया है ऐसे उदाहरणों पर। 24 दिसंबर का सबसे पहला उदाहरण उन्होंने दिया, ये दिल्ली का जो मैंने आपको वीडियो दिखाया इसका उदाहरण।
कि कैसे जो एक पेरीमीटर बनाया जाता है नेता के आसपास वो नहीं बनाया गया, और जेड कैटेगरी की सिक्योरिटी है राहुल जी को, उसके बावजूद उसका पालन पुलिस द्वारा नहीं किया गया। उसका दूसरा उदाहरण दिया वैभव वालिया जी की जो एफआईआर है, जिसमें इंटेलिजेंस ब्यूरो के लोग हमारे कंटेनर्स में गैर कानूनी रूप से घुस गए थे, उसकी पूरी जानकारी ये देंगे। और अब हम जो आगे बढ़ रहे हैं, संवेदनशील इलाकों में जा रहे हैं, पंजाब में जा रहे हैं, जम्मू कश्मीर में जा रहे हैं, तो ये आगाह करना भारत सरकार को और गृह मंत्री को आवश्यक हो जाता है। आप हमें नकली वीडियो बना के, फेक व्हाट्सएप करके जितना बदनाम करने की आपने कोशिश की वो कर लीजिए, हमें कोई आपत्ति नहीं, हम लड़ लेंगे, संघर्ष कर लेंगे। लेकिन भारत जोड़ो यात्रा एक यज्ञ है, एक तपस्या है, और यज्ञ में व्यवधान डालने वालों को मैं और आप जानते हैं क्या कहा जाता है, वो राक्षस कहलाते हैं। तो यज्ञ में जो व्यवधान डाल रहे हैं उनको हम आगाह कर रहे हैं, बाज आइए व्यवधान डालने से, क्योंकि यज्ञ तो पूरा होके रहेगा, इसको तो आप रोक नहीं सकते, और ये तपस्या भी पूरी होके रहेगी, इसको आप रोक नहीं सकते। भारत जुड़ के रहेगा, इसको आप तोड़ नहीं सकते। मैं वैभव वालिया जी से आग्रह करता हूं कि जो 23 दिसंबर को इन्होंने एफआईआर की, उसका क्या स्टेटस है, उसका क्या कारण था, वो सब आपको बताएं। थैंक यू पवन जी। सबसे पहले मैं आप सभी लोगों का आज यहाँ हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्वागत करता हूँ। आप सभी लोगों को और आप सभी के माध्यम से देश के समस्त जनता को और कांग्रेस के सभी कार्यकर्ताओं को कांग्रेस स्थापना दिवस की शुभकामनाएं देता हूँ। और 2-3 बहुत महत्वपूर्ण चीजों पर आपका ध्यान डालना चाहता हूँ। 23 तारीख को सुबह जब हम लोग सुबह अपनी यात्रा पर थे, तब हमारी एक साथी हमारी जो कैंप साइट होती है कंटेनर की, वहां पे किसी कारण छूट गई थी, उनकी मॉर्निंग यात्रा में वो नहीं शामिल हो पाई। लगभग 7 बजे के आसपास उनके कंटेनर में किसी ने घुसने का प्रयास किया, ऐसा उनको महसूस हुआ। उन्होंने बाहर जाके देखा तो एक व्यक्ति हमारे एक दूसरे बगल वाले कंटेनर के बाहर खड़ा था। उन्होंने और निकल के देखा तो एक दूसरा व्यक्ति उस कंटेनर से बाहर आ रहा था। उन्होंने उनसे पूछा कि भैया तुम कौन हो, क्यों इन कंटेनरों के अंदर घुसे हो? तो उन्होंने कहा जी हम बाथरूम करने गए थे। और जैसे ही उन्होंने अपना मुंह दूसरी तरफ करा, वो दोनों लोग वहां से भाग गए। तीसरा आदमी उसी समय कंटेनर से बाहर निकल रहा था। हमारी साथी ने उस व्यक्ति को उसके कॉलर से पकड़ा और उसको बोला कि तुम्हें भागना नहीं है, तुम बताओ कि तुम कौन हो और यहाँ क्यों आए हो। उन्होंने कहा नहीं मैं बाथरूम करने गया था। तो उन्होंने बोला ऐसे कैसे तुम बाथरूम करने जा सकते हो, बाहर पब्लिक टॉयलेट्स हैं, हमारे टॉयलेट्स के ट्रक भी बाहर खड़े हैं, तुम अंदर कंटेनरों के पर्टिकुलर एक जोन में आके और कंटेनरों के अंदर क्यों घुस रहे हो? इतने में उसने उससे अपना हाथ छुड़ाया जिससे कॉलर पकड़ा था और वो भी भाग गया। हल्ला मचाने पर हमारी सिक्योरिटी ने उन लोगों को पकड़ा, उनमें से 2 लोग पकड़े गए। हमने वहां के एसएचओ को बुलवाया, एसएचओ को उन लोगों को हैंडओवर करा। जो सीआरपीएफ के हमारे कमांडेंट वहां पे जो ऑफिसर थे उनको बुलाया गया और उन लोगों की उपस्थिति में उन लोगों को जो हमारे संदिग्ध लोग पकड़े गए थे उनको पुलिस के हवाले किया। बाद में हम लोगों ने अनऑफिशियली ये गैदर किया कि वो लोग हरियाणा पुलिस के ही स्पेशल यूनिट के लोग थे। हमने इसके बारे में कंप्लेंट लिखाने के लिए मैंने एसएचओ को फोन किया। जैसे ही हमारे संज्ञान में आया, हमने यात्रा मॉर्निंग की खत्म करी, मैंने एसएचओ को कॉल किया। मैंने कहा भाई ये गलत बात है, कैसे आपके लोग घुस गए? तो हम लोगों पे ये भी अनऑफिशियली दबाव बनाया गया कि इसकी कोई कंप्लेंट नहीं कीजिए, कोई बात नहीं, वो लोग तो घुस गए थे, ऐसा है वैसा है। हमने 23 तारीख को जाके मैं खुद सोना सिटी पुलिस स्टेशन में गया, हमने कंप्लेंट लिखाई कि भाई ये इतना सीरियस मामला है, अगर कोई व्यक्ति कुछ प्लांट करके चला जाए और सेकंड लेग में आप आके ये बोलो कि हमारे कंटेनर में ये चीज मिली है, तो कौन जिम्मेदार होगा? तो आप इसकी जांच कीजिए और हमारे को बताइए। 23 तारीख से आज 28 तारीख हो गई है, अभी तक ना उस पर कोई कार्रवाई हुई है, ना उस पर कोई जांच हुई है, ना हमारे को कोई सूचना दी गई है। उसके बाद 24 तारीख को जैसे ही हम दिल्ली में घुसते हैं, दिल्ली पुलिस जो कि होम मिनिस्ट्री के अंडर आती है, जैसे ही हमारा बदरपुर पे ट्रांसफर होता है, राहुल जी के आसपास एक रोप पहले दिन से बनी आ रही है। 108 दिन से लगातार एक रोप का सिस्टम होता है जिसके जरिए लोगों को पीछे किया जाता है। कोई रोप नहीं थी। भारत यात्रियों ने अपने आप ही सर्कल बना के राहुल जी के आसपास लोगों को पुश करना शुरू किया।
दिल्ली पुलिस के ऑफिशियल्स को जब ये बात फ्लैग की गई तब उन्होंने रोप लेके आए। थोड़ा सा हम लोग आगे जाते हैं, एक टी पॉइंट होता है जहां पे रुकते हैं। टी पॉइंट के अंदर मैडम सोनिया जी थी, प्रियंका जी हमारी जनरल सेक्रेटरी थी। टी पॉइंट को कोई कवर नहीं किया गया, उसकी कोई रोप लगा के कोई उसको सिक्योर नहीं किया गया। वहां पे फिर हमारे भारत यात्रियों ने, दिग्विजय सिंह जी हमारे लीडर्स ने, सबने वहां पे एक घेरा बनाया। फिर वहां पे ऑफिसर को बुलाया गया पुलिस के, और उनके द्वारा फिर वहां पे व्यवस्था बनवाई गई। पवन जी ने अभी आपको जब हम लाल किले के पास पहुंचने वाले थे वहां का वीडियो दिखाया। ये दिल्ली की घटना है। अगर दिल्ली में इस तरीके से हम लोगों के साथ हो रहा है, हरियाणा में दिल्ली के करीब पहुंचने पे एविडेंटली जब हमने उनके लोगों को रंगे हाथों पकड़ा और कंप्लेन कराया, उसके बाद भी ये लोग कुछ नहीं कर रहे हैं, तो हम सभी भारत यात्री इस यात्रा की सुरक्षा को लेकर बहुत चिंतित हैं। इसी वजह से आज केसी जी ने, हमारे जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन ने लेटर भी लिखा है जिसके बारे में पवन जी ने आपको बताया, और यही बातें हम आपके माध्यम से उठाना चाहते थे आज। थैंक यू। तो आपने सुना कैसे भीतर घुसने की कोशिश की गई, और ये मैं दावे के साथ कह सकता हूं इन सब के बिहाफ पे भारत यात्रियों के, कि ये षड्यंत्र रचा जा रहा है। षड्यंत्र ना केवल यात्रा को रोकने का है, जो बार बार सुनाई देता है, कभी कोविड के नाम से आप बहानेबाजी कर लेते हो। कल हमने देखा, परसों लोकसभा के स्पीकर अस्पताल में जाकर कंबल बांट रहे थे, कोई मास्क नहीं पहना हुआ था, राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल में। तो नियम सिर्फ भारत जोड़ो यात्रा पर लागू होंगे, और नियम घोषित नहीं होंगे, सिर्फ बदनाम किया जाएगा भारत जोड़ो यात्रा को। तो न केवल रोकने का षड्यंत्र है, भारत जोड़ो यात्रा को बदनाम करने का षड्यंत्र है, और जोड़ने के इस यज्ञ को कौन रोकना चाहेगा? जाहिर सी बात है, वो रोकना चाहेगा जो तोड़ना चाहता है भारत को। तो सबके चेहरे सबके सामने आ रहे हैं, कौन जोड़ना चाह रहा है और वो जोड़ने के लिए क्या क्या कर रहा है। 108 दिन लगातार चल रहे हैं, और तोड़ने वाले अपनी पुलिस के माध्यम से, अपनी दोस्ताना मीडिया के माध्यम से, अलग अलग माध्यम से इस यात्रा में खलल डालने की कोशिश की जा रही है। हम ये पत्र तो आपको भेज ही रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ एक चेतावनी भी दे रहे हैं भारतीय जनता पार्टी को भी, उनके सहयोगियों को भी। बाज आएं, राक्षसों वाला काम मत करें, यज्ञ में खलल मत डालें। आपके सवाल। Apart from releasing this letter written by our General Secretary organization to the Honorable Home Minister of India, we are also issuing a warning to the Bharatiya Janata Party and its supporters. Please refrain from defaming Bharat Jodo Yatra. Do not even attempt to stop Bharat Jodo Yatra. You will not succeed. Anybody who is trying to stop India from getting united is definitely against the concept of a united India and is responsible for attempting to break India. Their faces stand exposed. Who can be against the concept of uniting India? Obviously, the ones who do not want to see a united India. Their faces are for everyone to see. We are entering Jammu and Kashmir and Punjab. These are sensitive states. We have drawn the attention of the Honorable Home Minister through this letter to the regular breach in security of the Bharat Jodo Yatra. My colleague Vaibhav Walia filed an FIR on the 23rd of December in the Sohna City Police Station because apparently some IB officials tried to barge into our containers illegally, completely illegally. They have no business to be where they were. And when they were caught red-handed, they tried to escape. The police has not yet acted on the FIR done by Mr. Vaibhav Walia on the 23rd of December. When the Yatra entered Delhi, we saw shocking scenes at Badarpur. There was a total collapse of order. There was no rope team, the rope party which protects the leader and regulates the crowds. When the Yatra approached the Lal Killa area, again there was a collapse. We showed you the video. In fact,
Rahul Gandhi and other leaders were trying to regulate the crowds. There was no police presence, not enough in any case. So these are examples that we've given. We are not even talking about the way they have tried to defame the yatra, the way they have tried to stop the yatra, the way they have tried to spread rumors about the yatra. That we are capable of fighting. We will fight. We have been fighting. But when it comes to the security of Bharat Yatris, it's a very serious concern. This is a party which has lost not just two of its prime ministers, but it has lost an entire leadership of Chhattisgarh in the Naxal attack. So our concerns need to be addressed, especially when we enter the sensitive states of Punjab and Jammu and Kashmir. Your questions, please. देखिए, उस वक्त तक इस तरह की गंभीर घटनाएं नहीं हुई, छोटा मोटा चलता है, व्यवस्था बिगड़ती है। हम भी समझते हैं जब इतनी बड़ी रेला चला आ रहा हो तो थोड़ी बहुत व्यवस्था ऊपर नीचे हो जाती है, कोई परफेक्ट सिचुएशन नहीं आ पाती। तो हमने कोई आपको तकलीफ भी नहीं दी, कोई शिकायत भी नहीं की। लेकिन ज्यों-ज्यों भीड़ बढ़ती जा रही है और काफिला राजधानी की तरफ आना शुरू हुआ, इनकी बौखलाहट भी साथ साथ बढ़ती चली गई। तभी इन्होंने कोविड का हंगामा किया, और कोविड का हंगामा सिर्फ और सिर्फ राहुल गांधी के लिए, सिर्फ और सिर्फ भारत जोड़ो यात्रा के लिए, सिर्फ कांग्रेस पार्टी के लिए। बाकी तमाम इनके आयोजन चल रहे हैं, कोई नहीं रुक रहा। मैंने अभी कल एक ट्वीट किया था, ओम बिरला जी का अस्पताल में कंबल वितरण समारोह, राम मनोहर लोहिया अस्पताल में, किसी ने मास्क नहीं पहना हुआ, भीड़ जमा रखी, अस्पताल जैसी संवेदनशील स्थान पर जहां इन्फेक्शंस फैलने का डर होता है, वहां आप लोकसभा स्पीकर जो 2 दिन पहले मास्क लगाकर पूरा संचालन कर रहे थे संसद का, अस्पताल में कंबल वितरण कर रहे हैं बिना मास्क के। तो नियम भी आपने सिर्फ हमारे लिए बिना घोषित किए हमें बदनाम करने की कोशिश की। साहब नियम का पालन नहीं हो रहा। अरे साहब नियम घोषित तो करिए, तब हम पालन करेंगे ना। नियम आपने घोषित नहीं किए थे। तो षड्यंत्र बढ़ते चले गए ज्यों-ज्यों भारत जोड़ो यात्रा राजधानी के करीब आने लगी। और इनकी आईबी ने इनको रिपोर्ट दी, हमें भी मालूम है क्योंकि कुछ साथी हमारे भी होते हैं विभागों में, कि समर्थन, जन समर्थन जो है वो बढ़ता चला जा रहा है। तो जो इनको शुरू में अंदेशा था कि अरे साहब ये चलेंगे नहीं पूरा, ये बीच में चले जाएंगे, ये जो ब्रेक है ना इसमें विदेश जाने वाले हैं, ये सारी जो बातें व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी ने फैलाई थी, वो सब सबके सामने जाहिर हो चुका है। अब ये परेशान है। अब परेशानी में ये किस स्तर पर जा रहे हैं वो देखकर हमें घबराहट हो रही। हमारी मांग ये है कि संविधान का एक आर्टिकल 19 है जो हमें स्वतंत्रता देता है कि हम इस तरह के आयोजन कर सकते हैं। भारत जोड़ो यात्रा हमारा एक अधिकार है, कर्तव्य तो है ही। उसमें खलल, नंबर 1 खलल मत डालिए, नंबर 2 उसको सुचारू रूप से चलने में जो सहयोग पुलिस प्रशासन से मिलना चाहिए वो मिलना चाहिए। उस पे कोई आपका, क्योंकि आपकी सरकार है इसका मतलब नहीं कि सब कंट्रोल आपका है। पुलिस सबके लिए है, प्रशासन सबके लिए है। तो वो जो पत्र वेणुगोपाल जी ने लिखा है उसमें स्पष्ट ये उदाहरण दिए हैं। वैभव वालिया जी की एफआईआर का उदाहरण दिया है, जो लाल किले पे व्यवस्था बिगड़ी थी उसका उदाहरण दिया है, और यह भी बोला है कि अब हम पंजाब जम्मू कश्मीर की तरफ बढ़ रहे हैं। आपसे ये उम्मीद की जाती है कि आप हमारे भारत यात्रियों की सुरक्षा का ध्यान देंगे, विशेष ध्यान देंगे। सर, कल इसी सिलसिले में, यात्रा के सिलसिले में एक संगठन महासचिव आपके परसों उन्होंने जम्मू कश्मीर के एलजी से मुलाकात की। इस बारे में कुछ आप बता पाएंगे कि वहां से क्या आश्वासन मिला है सुरक्षा को लेकर के, और आप लोगों की क्या ये भीड़ वगैरह तो फिर भी एक बहुत बड़ा मामला नहीं है, लेकिन जम्मू कश्मीर में जिस तरीके के हालात रहे हैं उसमें आप लोगों की क्या चिंता है, और एलजी की तरफ से क्या? देखिए साहब, हमें तो अगर सरकार की माने तो जम्मू कश्मीर में तो स्थिति सामान्य हो चुकी है। पहली बार सामान्य हुई थी
8 नवंबर 2016 को, जब नोटबंदी आ गई थी। फिर सामान्य हुई 4 अगस्त को, 2 साल पहले, जब 370 हटा दिया था। सब कुछ तो सामान्य है, वहां क्या दिक्कत है? सरकार तो यही कहती है सब कुछ सामान्य है। फिर भी अगर हमें रोकेंगे या हमें सहयोग नहीं देंगे या हमें हतोत्साहित करने की कोशिश करेंगे, तब दूध का दूध और पानी का पानी आप सबके सामने होगा। ये जो हमारे महासचिव संगठन गए थे एलजी साहब से मिलने, ये एक प्रक्रिया है जिसमें हम पहले ही जाकर प्रशासन से निवेदन करते हैं कि साहब ये हमारी गतिविधियां रहेंगी, यहां आपका सहयोग चाहिए। पूरी उम्मीद है कि सहयोग मिलेगा, पूरी उम्मीद है कि अनुमति मिलेगी, और पूरी उम्मीद है कि जो दावे किए जाते हैं कि सब कुछ सामान्य है, उन्हीं दावों पर ये अमल भी करेंगे और हमें भी सामान्यतः अपना काम करने देंगे। आश्वासन मिला, बिल्कुल सहयोग मिलेगा और पूरी उम्मीद है कि सहयोग मिलेगा। चिंतित इसलिए हैं, जैसा कि मैंने बताया, आपको बताने की आवश्यकता नहीं है कि कैसे हम लोगों ने अपने नेता गंवाए, प्रिय नेता गंवाए, और पिछले 8-10 महीने से पंजाब में कानून व्यवस्था की स्थिति आप सबने देखी, कैसे हत्याओं का एक सिलसिला वहां शुरू हुआ है। जम्मू कश्मीर में मैंने अभी बताया आपको, सरकार के दावे एक तरफ हैं, हमने देखा कि कैसे टारगेटेड किलिंग्स हो रही हैं, कैसे कश्मीरी पंडितों को शोपियान जैसा इलाका, जहां से कुछ परिवार कश्मीरी पंडितों के ऐसे थे कि जो अड़े रहे कि हम नहीं जाएंगे अपना घर छोड़ के, इस दिवाली पे उनको भी छोड़ के जाना पड़ा। तो ये सब तथ्य आपके सामने हैं, इन तथ्यों को कोई नकार नहीं सकता, भले ही सरकार कितने ही दावे कर ले। कश्मीर में आज सुरक्षा का माहौल नहीं है, लेकिन हम यह भी मानते हैं कि जो सरकार 30-30 यूरोपियन यूनियन के सांसदों को कश्मीर ले जाती है, ये दिखाने के लिए कि स्थिति सामान्य है, वो अपने देश के नेताओं को तो नहीं रोकेगी। There is a federal structure in our country. We welcome any state which succeeds in the bid. After all, it's India which will get the honor. So I don't want to play one state against the other. That's not the way Congress functions. I am sure the government would have considered all pros and cons for every state. There has been a controversy about businesses shifting from Maharashtra to Gujarat. I hope the government doesn't have political considerations in such decisions which are of national importance. You can't compare an unfortunate murder of Chhattisgarh with the kind of law and order disturbances in Kashmir, where the Kashmiri Pandits, leave alone going back to their hometowns. Those who stayed back are now being forced to leave. The targeted killings of Kashmir can't be undermined by using any other example, by any whataboutery. What happened in Chhattisgarh is definitely unfortunate, and we are sure our government will succeed in not just nabbing the criminals, but also bringing justice to the person who died. ये मेरे को लगता है पहला उदाहरण होगा जब एक जिम्मेदार सरकार, केंद्र की सरकार, अदालत की इस तरह से खुलकर अपमान करे कि उससे कोई इतना महत्वपूर्ण तथ्य छुपाए। लगता ही नहीं कि ये कोई सरकार में बैठा हुआ व्यक्ति कोई कर सकता है, लगता ही नहीं कि सरकार ऐसा कर सकती है। सरकार का एक सम्मान होता है, उसकी एक मर्यादा होती है, और कैसे संवैधानिक संस्थाओं को आपस में एक मर्यादापूर्ण रवैया रखना चाहिए,
वो हमारी आदत थी आज तक तो कि ऐसा ही होता है, मर्यादा रहती है आपस में। लेकिन ये जो उदाहरण सुनने में आ रहा है, इससे ऐसे लगता है कि यह सरकार इतनी भी चिंता नहीं है उसको कि कहीं हम एक बनाना रिपब्लिक बना रहे हैं इस देश को। किस तरह की सरकार है कि आप सुप्रीम कोर्ट का इस तरह से खुलकर अपमान करेंगे, खुलकर उससे कुछ बात छिपाएंगे, वो भी ऐसी बात जो एक एक व्यक्ति इस देश का जिस पर प्रभाव पड़ा नोटबंदी का, उसके हितों से जुड़ी हुई बात, उसकी जिंदगी से जुड़ी हुई बात आपने सुप्रीम कोर्ट से छिपाई। ऐसे आपने कई चीजें छिपाई होंगी, धीरे धीरे कई चीजें निकलेंगे कि आपने सुप्रीम कोर्ट से क्या छिपाया, आपने देश से क्या छिपाया, देश के नागरिकों से क्या छिपाया। माफ कीजिएगा, आप मजाक चला रहे हैं या सरकार चला रहे हैं? थोड़े इलेक्टोरल बॉन्ड्स कहो हमें भी दे देना, थोड़े से इलेक्टोरल बॉन्ड्स बांट दें, हम भी कर लेंगे जल्दी शिफ्ट। आपके पास तो सब कुछ है, 96% इलेक्टोरल बॉन्ड्स आपको मिलते हैं, आप तो जहां चाहे जब चाहे शिफ्ट कर सकते हैं। आप तो यहाँ के सारे इस शहर के जितने 5 सितारा होटल हैं उनको आप अपना कार्यालय बना सकते हैं, उसमें क्या आपको कौन रोक सकता है? बादशाह सलामत हो आप तो इस देश के हर जिले में अपना ऑफिस खोल रहे हो। ना केवल आप खोल रहे हो, अपने नागपुर वाले जो बाबा हैं उनके भी सारे ऑफिस खुल रहे हैं हर जिले में। आपकी हमारे कहां राजा भोज, कहां हम लोग, कोई तुलना ही नहीं हो सकती साहब। लेकिन अगर आपको इतनी चिंता है तो हम भी आपसे नम्र निवेदन कर रहे हैं, अगले हफ्ते 1 जनवरी को गिफ्ट दे दीजिए थोड़े इलेक्टोरल बॉन्ड्स, कांग्रेस को भी बांट दीजिए, जरूर कर देंगे हम शिफ्ट। आप जब इनसे दिलवा देंगे इलेक्टोरल बॉन्ड्स, आपको तारीख दे दूंगा मैं। I don't think any of our leaders can ever talk the language which the BJP rank and file talks in. We don't believe in that. We've never believed in that. As far as the lady MP from Bhopal you've discussed, our General Secretary, Media and Publicity, Mr. Jairam Ramesh, is pursuing this in a legal manner. You will get to know soon. दोस्तों, आज का विषय किसानों की आमदनी को लेकर के है। आप सबको अच्छी तरह याद होगा कि फरवरी 2016 में हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब मोदी साहब ने ये बोला था कि हम अगले 6 सालों में फार्मर्स की और गरीब आदमी जो उनके सहायता करते हैं, फार्म लेबरर्स की, इनकी आमदन को, इनकी इनकम को डबल करेंगे। और इसके लिए उन्होंने एक कमेटी का भी गठन किया था, डबलिंग ऑफ फार्मर्स इनकम कमेटी, DFIC, इन 2016। अब 16 से लेकर के 22 तक पूरे 6 साल का समय हो गया है, इनफैक्ट मोर देन 6 years नाउ। लेकिन फार्मर्स की आमदन बढ़ने की बजाय घटी है। वो डबल तो क्या होनी थी, जो पीछे जो यूपीए की गवर्नमेंट में जो ट्रेंड सेट किया था डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की सरकार ने, उसको इन्होंने तोड़ा और फार्मर्स की इनकम को रिड्यूस किया है। और ये मेरे कहने से नहीं फर्क पड़ेगा, ये फिगर्स बताते हैं कि क्या पिछले 6-7 साल में जो एग्रीकल्चर सेक्टर है उसके क्या हालात हुए। और किसानों का और खेत मजदूरों का कर्जा बढ़ते 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 इतना बढ़ गया है कि एनसीआरबी की जो अपनी फिगर्स हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, उसके मुताबिक 4 लाख किसानों ने देश भर में आत्महत्या की है। अब अगर आमदन बढ़े तो कोई इतना बेवकूफ तो है नहीं कि अपनी जान गवाएगा। जान इसलिए गवा रहे हैं। और पंजाब जैसी स्टेट प्रोग्रेसिव, वहां पर भी देयर आर लार्ज नंबर ऑफ फार्मर्स एंड फार्म लेबरर्स कमिटिंग सुसाइड्स बिकॉज अनफेयर प्राइसिंग है क्रॉप्स की। अकेली अनफेयर प्राइसिंग नहीं है, जो उसकी इनपुट्स हैं उनको इस सरकार ने इतना इन्फ्लेट होने दिया, इतना महंगा होने दिया कि जो ये आप एमएसपी जो फ्रिवलस इंक्रीज करते हो, मियागर इंक्रीज करते हो,
उसका फार्म इनकम के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता और इनफैक्ट उसकी जो आमदन है किसानों की वो पिछले सालों में घटी है। इसको अभी मैं फिगर्स की बात भी करता हूं, लेकिन हम डिमांड करते हैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से कि भारत सरकार, मोदी साहब की सरकार एक व्हाइट पेपर जारी करें और इस व्हाइट पेपर में 2004 के जो उस वक्त प्राइसेस थे क्रॉप्स के और जो फार्मर्स की इनकम थी उसको ले लें, 2014 वाले को पैमाना मान के ले लें और फिर अब 2022 में बताएं कि इस वक्त किसानों की आमदनी के क्या हालात हैं। और यह बात मैं इसलिए कहना चाहता हूं कि आप अगर एमएसपी की बात करें तो 2004 में जब यूपीए गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया अपना काम तो उस वक्त गेहूं के दाम, जो वीट के दाम थे, वो 640 रुपए क्विंटल थे, 640 रुपीज पर क्विंटल। और उसमें उनके टेन्योर में, डॉक्टर मनमोहन सिंह की टेन्योर में 1285 रुपए पर क्विंटल गेहूं के दाम हुए हैं। इसी तरह जो पैडी की जो थी एमएसपी, धान की एमएसपी जो थी वो 560 रुपए प्रति क्विंटल थी। दैट वेंट अप टू 1250 रुपीज पर क्विंटल इन 2012। सो यूपीए की गवर्नमेंट में जो इंक्रीज थी, जो इट वाज, अगर परसेंटेज वाइज इंक्रीज देखें तो इट वाज लिटरली डबलिंग द प्राइसेस ऑफ क्रॉप्स ड्यूरिंग द यूपीए टेन्योर ऑफ डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, डबलिंग। और अगर हम अब की बात करें, 50% इंक्रीज मतलब हमने यूपीए की गवर्नमेंट में दिया था। और जो अब काफी अरसे से मोदी साहब के जो जुमले छोड़ रहे हैं इधर उधर के, ये बहुत मियागर इंक्रीज हुई है, बहुत कम इंक्रीज जो एमएसपी क्रॉप्स के ऊपर हुई। और सबसे बड़ी बात यहां मैं करना चाहता हूं कि इतना बड़ा आंदोलन हुआ देश में, एसकेएम ने और बहुत सारी किसान जथेबंदियों ने, ऑर्गेनाइजेशंस ने लगभग 1.25 साल यहां पर बैठ करके एजिटेट किया। उनकी मेन प्रमुख डिमांड थी कि जो हमारी मिनिमम सपोर्ट प्राइस सिस्टम है, इसको जो आपने प्रॉमिस किया था बीजेपी के 2019 मैनिफेस्टो में कि हम इसको स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट के रिकमेंडेशंस के हिसाब से लागू करेंगे देश में, एंड दैट फॉर्मूला वाज C2 प्लस 50% इंक्रीज। जो भी इनपुट्स होंगी फसलों की, चाहे वो डीजल है, चाहे पेस्टिसाइड है, चाहे लेबर है, चाहे फर्टिलाइजर है, चाहे एग्रीकल्चर मशीनरी की कॉस्ट है, इन सारी चीजों को कैलकुलेट करने के बाद जो एमएसपी देंगे वो कम से कम उनको 50% ओवर एंड अबव प्रॉफिटेबल देंगे, जो भी उनकी कॉस्ट होगी। अगर C2 प्लस 50% फॉर्मूला के साथ, स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट के साथ कैलकुलेट किया जाए मोटे तौर के ऊपर, तो जो आज वीट और पैडी की जो एमएसपी है लगभग 2000 रुपए प्रति क्विंटल है, इट शुड बी एक्चुअली 4000 रुपीज पर क्विंटल। 4000 रुपए के करीब एमएसपी होनी चाहिए स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट के हिसाब से, अगर मोदी साहब की सरकार डबलिंग की जो प्रॉमिस की थी वो करते। तो कहां 4000 रुपए प्रति क्विंटल और कहां 2000 रुपए प्रति क्विंटल। और आज पहली सरकार हमने देखी है, and during 75 years of independence, this is the only government which has imposed GST on agriculture inputs. फर्टिलाइजर के ऊपर जीएसटी, पेस्टिसाइड के ऊपर जीएसटी, जो एग्रीकल्चर मशीनरी हम यूटिलाइज करते हैं, ट्रैक्टर्स जो उसके बनाते हैं, फार्म के इंप्लीमेंट्स बनाते हैं, उसके ऊपर सारी जीएसटी। और जीएसटी का भी पूरा दाम जो है जीएसटी का, जैसे किसी हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री को लगाते हैं, कॉर्पोरेट्स को लगाते हैं, उतने ही दाम जीएसटी के एग्रीकल्चर की इनपुट्स के ऊपर लगाते हैं। और आप डीजल और पेट्रोल की बात करें, क्योंकि डीजल की बात करें, डीजल एक मेजर इनपुट है एग्रीकल्चर की सारी इकोनॉमी में, एग्रेरियन इकोनॉमी में। अब आप देखें कि 2014 में जब मोदी साहब ने टेक ओवर किया एज प्राइम मिनिस्टर, उस वक्त डीजल की जो प्राइस थी, वो हम दिल्ली की बात ही कर लें या देश की बात कर लें, इट वॉज 55 रुपीज 48 पैसा। 55 रुपीज 48 पैसा पर कांग्रेस की गवर्नमेंट छोड़ के गई, उस वक्त जब इंटरनेशनल प्राइसेस ऑफ क्रूड ऑयल वर वेरी हाई इन द वर्ल्ड। क्रूड ऑयल की कीमतें ऊपर थी, लेकिन जो डीजल इंडिया में बिक रहा था
खास तौर के ऊपर ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर में यूटिलाइज होता है और एग्रीकल्चर सेक्टर में यूटिलाइज होता है, उसकी कीमत 55 रुपीज 48 पैसा पर लीटर थी। और जो आज कीमत है डीजल की वो लगभग 90 रुपीज है, 90 रुपए। और इसको अगर हम प्राइसेस परसेंटेज की तरह में कैलकुलेट करें, 61% इंक्रीज है डीजल की प्राइस में भारत में इस डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार से लेकर के और मोदी साहब की सरकार के। तो कैसे हुआ ये प्रो एग्रीकल्चर गवर्नमेंट का इनके जो फैसले हैं? बेसिकली ये सारी एंटी फार्मर पॉलिसीज बनी है पिछले 8 साल में। और जैसे मैंने पहले भी बोला है आपको, और ये जो डीजल की प्राइस पे आना चाहता हूं, अब इंटरनेशनल प्राइस ऑफ क्रूड ऑयल विश्व में कम है कंपेयर टू व्हाट दे वर इन 2014। आई कैन ऑल्सो कोट इन लाइक बैरल्स। आज जो है एवरेज प्राइस है जो बैरल की है वो $78 पर बैरल है, 78 पर बैरल डॉलर्स में। और उस वक्त $108 का था बैरल, $108 का बैरल क्रूड ऑयल था, तो प्राइस थी ऑलमोस्ट 56 रुपए प्रति लीटर। अब जब प्राइसेस इंटरनेशनल कीमत नीचे आई है, $78 की बैरल है, विच इज ऑलमोस्ट 40% लोअर इन प्राइसेस, तो अब डीजल की प्राइस जो है वो ऑलमोस्ट 90 रुपए है। तो इसका मतलब हम क्या समझते हैं सारे? और मैंने जैसे पहले भी बोला कि मोदी साहब की सरकार 100% प्रो कॉर्पोरेट है। इन्होंने पार्लियामेंट में एडमिट किया है कि हमने पिछले 5 सालों में कॉर्पोरेट घरानों का, अमीर आदमियों का, फ्यूडल्स का, पूंजीपतियों का 10 लाख करोड़ रुपया माफ किया है, 10 लाख करोड़ रुपीज ड्यूरिंग द लास्ट 5 ईयर्स। लेकिन जो फार्मर्स हैं, जो 65-70% लोग ग्रामीण हैं, रूरल इंडिया में रहते हैं, खेती से जुड़े हुए हैं, उनका कोई कर्जा माफ नहीं हुआ। और उनका कर्जा, ये तो चंद कंपनियों का कर्जा माफ हुआ होगा। अगर 10 लाख करोड़ है, अगर इसमें देखें, इट मे बी जस्ट फ्यू डजन्स और मे बी अ कपल ऑफ हंड्रेड्स कंपनीज। लेकिन जो फार्मर्स की जो डेट फैक्टर है, गरीबों का, किसानों का, खेत मजदूरों का, किसी का 2 लाख रुपए कर्जा है, किसी का 3 लाख रुपए कर्जा है। जो मजदूर लोग हैं उनको तो शायद 25-50 हजार रुपए कर्जे के कारण आत्महत्या कर रहे हैं, और ये कर्जा करोड़ों फैमिलीज का है। जबकि जो माफ कर रही है बीजेपी की सरकार, ये कुछ लोगों का, अमीरों का, पूंजीपतियों का, कॉर्पोरेट्स का माफ किया। सो यहां से ही पता लगता है कि जो बेसिक इंटेंशन है इस सरकार की, वो सारी जो इंटेंशन है वो एंटी फार्मर है और एंटी फार्म लेबर और एंटी जो गरीब तबका है। तो हम कांग्रेस की तरफ से ये मांग करते हैं गवर्नमेंट से कि आप जो आपने झूठ बोला था, जो आपने बोला कि हम फार्मर्स की इनकम को आने वाले समय में डबल करेंगे, उसको आप पार्लियामेंट में एक व्हाइट पेपर जारी करें, सारे देश को बताएं कि आपने क्या एफर्ट्स किए हैं और कितनी कीमतें जो पिछले जो मैंने कंपैरिजन कोट किया है 2014 से लेकर के 2004 से उठाएं, बल्कि 2004 से 2022 तक एक पूरा व्हाइट पेपर देश को पता लगना चाहिए कि फार्मर्स की इनकम को डबल किसने किया था और क्या उस वक्त इकोनॉमी थी उनकी। और पिछले लगभग 8 साल में मोदी साहब की सरकार में किसानों का और खेत मजदूरों की आर्थिक हालात हैं, जो इकोनॉमिक सिचुएशन है, उसके ऊपर एक व्हाइट पेपर का हम डिमांड करते हैं। और बीजेपी से यही बोलेंगे मोदी साहब से कम गरीबों से, गांव के लोगों से, भोले भाले लोगों से झूठ मत बोलिए, उनको सच बताएं, झूठे वायदे मत करें। आपके मैनिफेस्टो की आप पढ़ लें क्लॉज, स्वामीनाथन कमेटी रिपोर्ट की और डबलिंग ऑफ फार्म इनकम की, उसके ऊपर आपको ये हमारी चुनौती है कि पार्लियामेंट में आने वाले इसी सेशन में आपको एक व्हाइट पेपर एग्रेरियन इकोनॉमी के ऊपर, और पर्टिकुलरली कीपिंग इन व्यू द इनपुट्स ऑफ एग्रीकल्चर and the prices fixed over a period of time of the minimum support price of different crops, इसका एक व्हाइट पेपर पार्लियामेंट में जारी होना चाहिए। और मैं रिएटरेट करता हूं कि जो किसानों ने आंदोलन किया था, आपने उनको भी धोखा दिया है। 600-700 किसान दिल्ली के बॉर्डर में मरा है, उसकी जान गई है, और आपने वायदा किया था कि हम इस सारे देश में मिनिमम सपोर्ट प्राइस को लीगल गारंटी बनाएंगे, लेकिन आपने आज तक उसको लीगल गारंटी भी नहीं बनाया।
जो कमेटी बनाई आपने ब्यूरोक्रेट्स की और अपने जो आपके ऑर्गेनाइजेशंस आपके साथ हैं बीजेपी के किसान ऑर्गेनाइजेशंस की जो उनके आपकी हाथ ठोका है, आपने उनको ले लिया केवल। ये सारी कमेटी भंग होनी चाहिए। जो फार्मर्स के असली नॉमिनीज हैं, जिन्होंने स्ट्रगल किया, एजिटेट किया, उनको लेकर के एक नई कमेटी बने। टाइम बाउंड फ्रेम स्ट्रक्चर में मिनिमम सपोर्ट प्राइस को जो है एक लीगल गारंटी की शक्ल में बनाया जाए, और जो मुकदमे आपने किसान आंदोलन में हजारों की तादाद में किसानों के ऊपर किए, वो सारे मुकदमे हैं जो वापस लेने चाहिए। लेकिन टू वाइंड अप, अल्टीमेटली आई रिएटरेट माय डिमांड दैट द बीजेपी गवर्नमेंट मस्ट इशू अ व्हाइट पेपर on the current, the income of the farmers and farm laborers in this country, and the parameters to be taken into consideration should start from 2004 to 2022. धन्यवाद आपका बहुत। Okay. Any questions we have on this topic? देखिए, ये फिगर्स मैंने आपको कोट किए हैं, यू कैन नॉट ऑल्टर द फिगर्स। 2014 में जो प्राइसेस एमएसपी थी गेहूं की और धान की, वो मैंने आपको कोट की है, और आज की एमएसपी आपको बता। लेकिन इसमें आप देखें कि इन्फ्लेशन कितनी बढ़ी है इस देश में। मैंने आपको डीजल की प्राइस कोट की है, मैंने फर्टिलाइजर की कोट की है, मैंने पेस्टिसाइड की कोट की है, जीएसटी लगा दिया है। अगर आप इन सब बातों को देखेंगे तो जो इंक्रीज है इसके मुकाबले में बहुत मियागर है, बहुत कम है। ये हम एम्फसाइज कर रहे हैं। इससे आमदन डबल नहीं हुई, इससे आमदन अगर आप देखेंगे उनकी घटी है। और तभी देश में कर्जे का जो इस वक्त पैमाना है किसानों के ऊपर, वो ज्यादा बढ़ रहा है। और आत्महत्याएं एक इंडिकेटर हैं। कोई जान नहीं गंवाना चाहता अगर उसकी आमदन डबल होगी हो। इसलिए ये बातें जो है वो झूठ बोल रहे हैं, झूठ की मशीन है, प्रोपेगेंडा है उनके पास, सारा अपना जो गोदी मीडिया बोलते हैं उनके पास है। तो कुछ भी बोलें तो वो दोबारा ज्यादा झूठ बोल करके उसको सच साबित करने की कोशिश करते हैं। हाँ, यस, सी हियर आर द फिगर्स आई गिव यू। 1285 रुपए था 2012 की बात कर रहे हैं। अभी 2014 तो जब छोड़ के गए तो उसका एग्जैक्ट फिगर जो है वो 1450 रुपए था। सो 1450 से आज अप्रोक्सीमेटली 2000 रुपए प्रति क्विंटल दोनों की फसलों की एवरेज कॉस्ट है, एमएसपी है, पैडी की भी और वीट की भी। तो आप 550-600 रुपया बढ़ाते हैं, लेकिन इसके मुकाबले में जो इनपुट्स बढ़ रही हैं, दैट इज टू मच। डीजल की, फर्टिलाइजर की, पेस्टिसाइड की, लेबर की। अब आप लेबर देखें कितनी कॉस्टली है। फार्म लेबर आज से 15 साल पहले देखें और अब की बात देखें तो उसके हिसाब से जो प्राइसिंग ऑफ क्रॉप्स है वो उसके हिसाब से होनी थी। और मैं फिर दोबारा एक बार रिएटरेट करता हूं, हम नहीं बोल रहे। बीजेपी ने अपने इलेक्शन मैनिफेस्टो में 2019 में स्वामीनाथन कमेटी रिपोर्ट को लागू करने की बात कही थी। बाद में सुप्रीम कोर्ट में मुकर गए हैं। मिस्टर रोहतगी जो थे अटॉर्नी जनरल थे, उन्होंने वहां पर बोला कि हम नहीं लागू कर सकते। तो पब्लिक डोमेन में बताएं ना, पार्लियामेंट में बताएं कि फार्मर्स की इनकम को डबल जो प्रॉमिस था वो क्यों नहीं कर पाए। और अगर नहीं कर पाए तो सच जो है वो सामने देश के आना चाहिए।